व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग एज पर आर 20 डेज प्लान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है और काम करते चलना है। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारा स्मॉल बिजनेस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिजनेस स्टडीज में और उम्मीद है आप लोग मेरे साथ साथ इसके नोट्स बनाओगे और इसको याद भी करोगे। तो आइए जल्दी से इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को शुरू करते हैं। और पूरी 11th की बिजनेस स्टडीज में सबसे प्रैक्टिकल बिजनेस चैप्टर है ये, आफ्टर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलिए जी, तो शुरू करते हैं हम लोग स्मॉल बिजनेस के साथ, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो कई सारे क्राइटेरियाज हैं जिसके आधार पे आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन कर सकते हो। मल्टीपल क्राइटेरियाज है कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है। बट इन जनरल सेंस में अगर आपको बात करूं तो जहां पे या जिस इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में, दैट शुड नॉट बी एक्सीडिंग ₹1 करोड़। जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ऐसी इंडस्ट्रीज को हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। पहले सबसे इनिशियल फेसेस में ये इन्वेस्टमेंट लिमिट 5 लाख हुआ करती थी, फिर इसे बढ़ा के 25 लाख करा गया। बट करंटली ये जो लिमिट है ये 1 करोड़ रुपए चलती है। तो याद रखना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कैसे डिफाइन करोगे? वो इंडस्ट्रीज जिसमें जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है इन देयर इक्विपमेंट प्लांट मशीनरी दैट शुड नॉट एक्सीड ₹1 करोड़, और टर्नओवर एक्सीड नहीं होना चाहिए 5 करोड़ से। देखो क्या लिखा हुआ है, सेवरल पैरामीटर्स कैन बी यूज टू मेजर द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट्स। जैसे नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड कितने हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कितना है, पावर कंजम्पशन कितना है। तो बेसिकली मैंने आपको जो मेन क्राइटेरिया बताया वो यही है कि इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट शुड नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। ठीक है। अब अगर हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट MSMED, बहुत पॉपुलर एक्ट है, अगर हम MSMED की बात करें तो MSMED हमारी इंडस्ट्रीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है। कुछ होती हैं मैन्युफैक्चरिंग और कुछ होती हैं सर्विसेज। मतलब अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में लिखूं तो MSMED के हिसाब से MSMED के हिसाब से हमारे पास दो इंडस्ट्रीज हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग और फिर होती हैं सर्विसेज। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में अगर हम बात करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, MSMED तीन ही पार्ट्स में डिवाइड करता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट मैन्युफैक्चरिंग में कैसे याद करनी है, 25 5 10 10 2 5, यानी कि अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है अप टू 25 लाख है, अप टू 25 लाख है, मैन्युफैक्चरिंग करते हो आप, तो आप माइक्रो में आ जाओगे। अगर आपकी 25 लाख से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, तो आप स्मॉल स्केल में रहोगे। अगर आपकी मीडियम 5 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ से कम है, अप टू 10 करोड़ है, तो आप मीडियम में रहने वाले हो। तो अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको कैसे याद करना है, 25 5 10। ठीक है। और अगर आप सर्विस सेक्टर में हो तो इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो प्लांट एंड मशीनरी में है, सर्विसेज में जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विपमेंट में है। अगर इक्विपमेंट में अप टू 10 लाख है, अगर अप टू 10 लाख है तो आप माइक्रो में आओगे। 10 लाख से ज्यादा है, 2 करोड़ से कम है, तो आप स्मॉल में आ जाओगे, और 2 से 5 करोड़ के बीच में है तो आप मीडियम में आ जाओगे। तो इन्वेस्टमेंट याद रखना, अप टू 25 लाख, अप टू 5 करोड़, अप टू 10 करोड़। सिमिलरली सर्विस सेक्टर में अगर आप हो तो इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट पे आप माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज में आ जाते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज में आता है। देखो जी क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम, इट शुड नॉट एक्सीड 25 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो 10 2 5, 10 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़। ठीक है जी, परफेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये आपको एक बार बस डेफिनेशन पढ़ लेनी है। विलेज इंडस्ट्रीज वो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं जो विलेजेस में देखने को मिलती थी, इनफैक्ट आज भी मिलती हैं, लोकेटेड इन रूरल एरियाज, जो कोई भी गुड्स या सर्विसेज बनाते हैं विद और विदाउट द यूज ऑफ पावर, जिसमें या पावर यूज होगी या नहीं भी होगी, बट बहुत छोटे लेवल पे विलेजेस में देखी जाएंगी, उनको हम विलेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? ये भी वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे को
बेसिकली इसमें कोई इन्वेस्टमेंट लिमिट के नाम से डिफाइन नहीं करी जाती थी, इनके काम करने के तरीके से डिफाइन करी जाती हैं। जैसे ये लोग लोकल लेबर यूज कर रहे होंगे, ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स यूज कर रहे होंगे, सारी पुरानी चीजें यूज कर रहे होंगे, तो ये हमारे पास सारी कॉटन इंडस्ट्रीज में आ जाती हैं। तो क्या क्या आता है इसके अंदर हमारे पास? दीज आर ऑर्गेनाइज बाय इंडिविजुअल्स विद प्राइवेट रिसोर्सेज के साथ ऑर्गेनाइज करी जाएंगी। दे नॉर्मली यूज फैमिली लेबर एंड लोकली अवेलेबल टैलेंट। नॉर्मली ये फैमिली लेबर यूज करते हैं और उनके अपना आसपास का टैलेंट यूज करते हैं। इक्विपमेंट यूज करते हैं वो सिंपल होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी होती है। यूजुअली ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो उनके प्रेमिसेस में ही बन जाए और पुरानी टेक्नोलॉजी से बन जाए। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और नोट्स बना के चलना, ठीक है जी। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट इज द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस। अगला आता है हमारे पास, व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। ये होता है बेटा जी एक इंपॉर्टेंट सवाल कि स्मॉल बिजनेस क्या रोल प्ले करता है। तो आपको एक एक चीज को अच्छे से समझ के चलना है। सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि हमारे देश में से 95% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रीज, हमारे देश में टोटल इंडस्ट्री में 95% जो इंडस्ट्रीज हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। मतलब हमारे देश में सिर्फ 5% ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो लार्ज स्केल में आती हैं, बाकी सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती हैं। उसके बाद देश से जितना भी हम बोले कि एक्सपोर्ट हो रहा है, तो लगभग 40% एक्सपोर्ट कौन करता है हमारे पास? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करती हैं। तो सबसे पहला जो मेजर कंट्रीब्यूशन है इंडिया की डेवलपमेंट में वो ये है कि हमारे पास टोटल इंडस्ट्रीज में 95% इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और एक्सपोर्ट का लगभग 40% इंडिया से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से होता है। दूसरा, दे आर द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आफ्टर एग्रीकल्चर। हमारे देश में अगर कोई सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है जो लोगों को काम दे रहा है वो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा एम्प्लॉयर है तो वो इंडस्ट्रीज हैं, वो भी स्मॉल स्केल, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहला एक्सपोर्ट में उसका इंपॉर्टेंस, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में उसका इंपॉर्टेंस। तीसरा क्या आता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि कंजम्पशन गुड्स, स्टेशनरी, सोप, डिटर्जेंट, फूड, वेजिटेबल, पेंट, सेफ्टी मैचेस एटसेट्रा। मतलब कितने सारे गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं बहुत सारे, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करता है। तो प्रोडक्ट्स में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, अपनी लैंग्वेज में लिख के आओ बीएसटी में। एक्सपोर्ट में योगदान, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप बोलोगे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट में योगदान, तीसरा आप बोलोगे वैरायटी में योगदान, चौथा आप बोलोगे बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। जैसे हम बोलेंगे, देखो क्या होता है, रीजनल डेवलपमेंट का मतलब है अलग अलग रीजन्स का डेवलपमेंट। अब बड़े बड़े शहर कैसे डेवलप हो जाएंगे, वहां पे तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी, बड़े बड़े कॉलेजेस होंगे, बड़े बड़े स्कूल्स होंगे, बड़े बड़े बिजनेसेस होंगे। तो छोटे एरियाज कैसे डेवलप होंगे, उनको भी तो डेवलपमेंट चाहिए। तो वहां पे डेवलपमेंट करने में कौन कंट्रीब्यूट करता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो सभी रीजन्स बैलेंस्ड वे में डेवलप होते हैं, सभी रीजन्स काफी अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं। तो देश में एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का होता है। दूसरा, आपको एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी फर्दर। एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली कि आप स्क्रैच से कोई नया आइडिया जनरेट करके कोई बिजनेस बना रहे हो, तो वो अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ मिल जाती हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। यहाँ पे आप लोकल लेबर, लोकल रिसोर्सेज के साथ बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो आपको अपॉर्चुनिटी है कि आपके माइंड में अगर कोई आइडिया है तो आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद, एज दे यूज लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज विच आर लेस एक्सपेंसिव, दीज इंडस्ट्रीज एंजॉय एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, खर्चा कम होता है, तो ये प्रोडक्ट्स भी सस्ते में प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये सब हमारे पास रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस आता है इंडिया में। नेक्स्ट वी हैव द प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। सर स्मॉल बिजनेस को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? देखो, अगर मैं डिफाइन करूं ना कि स्मॉल बिजनेस को क्या प्रॉब्लम है, तो एक ही प्रॉब्लम है, उससे और प्रॉब्लम्स जनरेट हुई हैं। एक प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस। सबसे बड़ी समस्या इन्हें पैसे की है। देखो यार, छोटा छोटा बिजनेस है, छोटे लेवल से जनरेट हुआ है, छोटे छोटे एरियाज में चलाया जाता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसे की है। अब सर अगर पैसा ही नहीं है तो अच्छा रॉ मटेरियल नहीं है, अच्छा रॉ मटेरियल नहीं है तो अच्छी लेबर नहीं है, अच्छी लेबर नहीं है तो अच्छी मार्केटिंग नहीं है, अच्छी मार्केटिंग नहीं है तो अच्छा कस्टमर नहीं मिल रहा, अच्छा प्रोडक्ट नहीं बन रहा। तो सभी प्रॉब्लम्स किसके साथ जुड़ गई? फाइनेंस के साथ। तो मेजर प्रॉब्लम फाइनेंस है, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो फाइनेंस से ही निकलती चली जाएंगी। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंस, द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। इनको पैसा ही नहीं मिलता है। दूसरा, रॉ मटेरियल, द सेकंड मेजर प्रॉब्लम इज प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अब भाई जब पैसा नहीं है तो अच्छा रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे? इफ द रिक्वायर्ड मटेरियल इज नॉट अवेलेबल,
दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। थर्ड, क्वालिटी नहीं बनती बढ़िया। क्वालिटी कहाँ से बनेगी, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। अच्छा पैसा होगा तभी तो वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर पाएंगे। रॉ मटेरियल भी सस्ता खरीदते हैं तो क्वालिटी भी हल्की रह जाती है। तो तीन प्रॉब्लम्स आई, देखो तीनों कहाँ से आई, फाइनेंस से, खुद फाइनेंस, देन रॉ मटेरियल, देन गुड क्वालिटी की प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज लेबर नहीं मिलती। स्मॉल बिजनेस फर्म्स कैन नॉट अफोर्ड टू पे हायर सैलरीज टू द एम्प्लॉइज एज लेस अमाउंट ऑफ सैलरी रिजल्ट्स इन लैक ऑफ मोटिवेशन, जिस वजह से फुल एफर्ट्स नहीं लगाते एम्प्लॉइज, अच्छे एम्प्लॉइज नहीं मिलते तो दिक्कत रहती है। नेक्स्ट इज मैनेजरियल स्किल्स। मैनेजरियल स्किल्स का क्या मतलब है बेटा, मैनेजर्स की स्किल। देखो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ मैनेजमेंट। आपको ट्रेंड लोग चाहिए, आपको प्रोफेशनल्स चाहिए। फिर वो सब कैसे आएंगे, पैसे से आएंगे। अच्छा सैलरी चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, वो है नहीं तो कैसे बिजनेस चलेगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, मैनेजरियल स्किल्स, इन्हें स्किलफुल लोग नहीं मिलते। टेक्नोलॉजी, बढ़िया टेक्नोलॉजी भी नहीं मिल पाएगी क्योंकि इनके पास फिर से पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो काफी सिंपल है, सिंपल सा टॉपिक है। प्रॉब्लम्स में आप लिख सकते हो फाइनेंस, रॉ मटेरियल, क्वालिटी, नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो। अब सर सरकार क्या कर रही है इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। आपने ये तो बताया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कितनी इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी बता दिया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। अब आप ये भी बता दो कि गवर्नमेंट ने क्या करा, जब ये इतनी इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में इतना सारा कंट्रीब्यूशन करती हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या करा इनको इंप्रूव करने के लिए। तो हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने दो तरीके से इन्हें डेवलप करने की कोशिश करी। एक तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चलाई जिनको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। दूसरा गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स दिए, इंसेंटिव्स जिनको हम बोलते हैं बेनिफिट्स दिए, जैसे टैक्स में छूट दे दी, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती दे दी, प्लॉट्स दे दिए इंडस्ट्री लगाने के लिए, लोन्स दे दिए अफोर्डेबल रेट्स पे, और इनिशियल स्टेज पे पानी दे दिया कंसेशन रेट पे। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स। तो सबसे पहले अगर हम इंसेंटिव्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने लैंड प्रोवाइड करा कई जगह कि आपको लैंड दिए जाएंगे और आपको इनिशियल ईयर्स में उस पर कोई रेंट भी नहीं देना, आप इंडस्ट्री सेटअप करो, बिजनेस करो। पावर दिया गया कंसेशनल रेट पे 50% डिस्काउंट पे। वाटर सप्लाई करा गया नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे। सेल्स टैक्स यानी जीएसटी में छूट दी जाती है। रॉ मटेरियल सस्ता प्रोवाइड करा जाता है। फाइनेंस प्रोवाइड करा जाता है रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर। तो ये सब बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स। तो बहुत सिंपल सा साधारण सा चैप्टर आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो। दो दो तीन तीन लाइन मैंने लिखी है सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट मिलनी, ठीक है। तो ये हमारे पास इंसेंटिव्स है जो सरकार ने दिए थे। अब सरकार ने इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कैसे दिया, सरकार ने कौन कौन से इंस्टीट्यूशन सेटअप करे, ये पेपर में पक्का आएगा आपके। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट सावधान इंडिया लिख लेना कि गवर्नमेंट के कौन कौन सी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेटअप करे गए स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो याद करना है NSIC DIC। कैसे याद करोगे, NSIC DIC। अब कभी भी NSIC बोलोगे ना तो पूरा बोलना NSIC 1955 DIC 1978। NSIC 1955 DIC 1978। NSIC क्या है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। NSIC कब सेटअप हुआ था, इट वाज सेटअप इन 1955। रीजन क्या है इसको सेटअप करने का, एक ही रीजन है, स्मॉल बिजनेस को ग्रो करना, ठीक है। टू प्रमोट यानी आगे बढ़ाना, टू एड अगर कोई कमी है तो दूर करना, टू फॉस्टर यानी स्पीड अप करना द ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेस। सिंपल। NSIC was established in 1955 with a view to promote, aid, foster the growth of small business in the country। अब NSIC क्या क्या करता था, जो प्रॉब्लम्स थी ना NSIC वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करके देता था। जैसे आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, अच्छा आपको मशीन प्रोवाइड करेगा, अच्छा आपको कोई मशीन चाहिए मिल जाएगी, आपको रॉ मटेरियल चाहिए मिल जाएगा, आपके लिए अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे ट्रांसफर सेंटर्स, आपको कोई भी अवेयरनेस नहीं है, आपको कोई टेक्नोलॉजी चाहिए आपके पास नहीं है, कौन प्रोवाइड करेगा, NSIC प्रोवाइड करेगा। तो NSIC एक ऐसा स्कीम था जिसका पर्पस ओवरऑल स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करना हमेशा से रहा है। उसके बाद NSIC में एक ऐसी स्कीम भी है जिसको बोला गया परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग। परफॉर्मेंस रेटिंग का मतलब समझते हो, रेटिंग का मतलब बोलते हैं ना 5 स्टार दे देना, 4 स्टार दे देना, 3 स्टार दे देना, हमें रेटिंग दे देना। जैसे जोमेटो से ऑर्डर करो तो हमें रेटिंग दे देना सर। तो रेटिंग का मतलब आप हमें रेट करो कि हमारी सर्विसेज कितनी अच्छी हैं। तो NSIC के अंडर जितनी भी स्मॉल बिजनेसेस आते थे, अगर वो अच्छा काम करते थे, अच्छा बिजनेस करते थे, तो NSIC उनको रेटिंग अच्छी मिलती थी, अच्छी रेटिंग मिलती थी तो और बेनिफिट्स मिलते थे। उससे क्या होता था, एक तो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं अपनी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव कर पाती थी,
दूसरा, इससे एनकरेजमेंट मिलता था बिजनेसेस को कि वो अपना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें ताकि उन्हें पैसा और बेनिफिट्स आसानी से मिले। तो जितनी भी प्रॉब्लम आई हैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए गवर्नमेंट ने एक बॉडी सेटअप करी जिसका नाम रखा गया एनएसआईसी। दूसरा है डीआईसी। डीआईसी नाम में ही है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करेगा। एनएसआईसी नेशनल लेवल पे ऑपरेट करता था, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, शहरी लेवल पे ऑपरेट करेगा और यही सारी प्रॉब्लम्स ये भी सॉल्व करेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्या लिखा है? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन 1978 with a view to provide an integrated administrative framework। एक अच्छा फ्रेमवर्क देना, एक अच्छा सिस्टम देना, कौन से लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये क्या करता था? वही आपको नई नई स्कीम्स ढूंढ के देगा, आपको क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, आपके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाएगा। फिजिबिलिटी का मतलब सूटेबिलिटी, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, कितना पैसा अच्छा रहेगा, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये सब। इसके साथ साथ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराना, अदर एक्सटेंशन सर्विसेज देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डीआईसी ने ऐसे सेक्टर्स को भी कंसिडर करा था जो कि नेग्लेक्टेड थे और स्कीम्स में, जैसे हमारे रूरल आर्टिसंस, जो रूरल एरियाज में आर्ट वर्क करते हैं ना, हाथ से चीजें बनाते हैं, हमारे स्किल्ड क्राफ्टमैन, हैंडलूम ऑपरेटर्स, जैसे मिट्टी के घड़े बनाने वाले, या पहले मंजी हुआ करती थी। आई एम नॉट श्योर आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। जैसे बेड तो एक बेसिक बेड होता है और कुछ लोग उसको तखत बोलते हैं, कुछ लोग मंजी बोलते हैं, तो वो एक चीज़ हाथों से बनाई जाती थी। तो ऐसे हमारे जो हैंडलूम ऑपरेटर्स हैं, जो कपड़े बनाते थे हाथों से, तो ऐसे लोगों को भी डीआईसी में कवर किया गया था और उनको एडवांटेज दिए गए थे। तो हमारे पास गाइस जो स्मॉल बिजनेस है वो दो पार्ट्स में है। पार्ट ए में हमें ये टॉपिक तैयार करने थे, अब हम चलते हैं पार्ट बी में, जिसमें हम नई नई चीज़ें जो आजकल के ट्रेंडिंग बिजनेसेस हैं उनके बारे में सीखने वाले हैं। तो क्या होने वाला है हमारे पास? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे ना मैंने काफी कुछ लिखा है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। आपको एग्जाम में इतना लिख के आने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी एक एक दो पॉइंट्स अपने माइंड में रख सकते हो और उसको लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। देखो, एक बिजनेसमैन में और एक एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क होता है। बिजनेसमैन बिजनेस करता है, एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। मतलब एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, स्क्रैच से सबसे पहले कोई प्रॉब्लम ढूंढेगा कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा किसी इंसान के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए, और वहां से एक बिजनेस भी जनरेट करेगा। तो अगर आपने कोई बना बनाया सामान बनाया खरीदा और उसको आप बेच रहे हो, तो यू आर जस्ट अ बिजनेसमैन, यू आर नॉट एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है? जो खुद डेवलप करेगा, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जैसे हम मुकेश अंबानी को बिजनेसमैन कंसिडर करते हैं, बट धीरूभाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस की स्थापना करी, सेटअप करा, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करा, तो उनको हम एंटरप्रेन्योर कंसिडर करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्वर है जो किसी भी प्रॉब्लम को ढूंढेगा, उससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकालेगा और सॉल्व करेगा। टू वे बेनिफिट होगा, सोसाइटी को बेनिफिट भी होगा और वो प्रॉफिट मेकिंग भी करेगा। बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगा इकोनॉमी के लिए, बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा, देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु सेट अप अ बिजनेस और मल्टीपल बिजनेसेस taking on financial risk in pursuit of profits। और entrepreneurship क्या होता है? It is an act of being an entrepreneur, which is a French word which means the one who undertakes an endeavor। ठीक है, फिर कुछ मल्टीपल डेफिनेशंस दी गई है, आप देख सकते हो। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होगा, एंटरप्रेन्योरशिप एक पूरा प्रोसेस है, और उससे जो एंटरप्राइज बनाएगा वो एक ऑब्जेक्ट है। द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होते हैं? सबसे पहले एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। सिस्टमैटिक एक्टिविटी का मतलब है कि ये एक स्टेप बाय स्टेप होने वाला प्रोसेस है, ये कोई सडनली या एकदम से हो जाएगा ऐसा नहीं है। इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि आपका स्टार्टअप, आपका कंपनी कर क्या रहा है। तो क्या है? Entrepreneurship is not a mysterious gift and something that happens by chance. It is a systematic step-by-step purposeful activity. It has certain temperamental skill and other knowledge and competency requirements। मतलब काफ़ी कुछ चाहिए अगर आपको एक entrepreneur बनना है। दूसरा, lawful and purposeful activity है। देखो, दो चीज़ें, एक तो lawful है, मतलब लॉज के अंदर बिजनेस होगा। दूसरा पर्पसफुल है, मैंने बोला ना प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके अंदर एक मेजर चीज होती है। पर्पस क्या है, आप जो बना रहे हो उसका क्या पर्पस है, आप क्यों बना रहे हो, है ना। तो लिखा हुआ है द पर्पस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज लॉफुल बिजनेस। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक नोट ऑफ दिस एज वन मे ट्राई टू लेजिटिमाइज अनलॉफुल एक्शंस एज एंटरप्रेन्योरशिप ऑन द ग्राउंड्स। ऐसा नहीं है,
आप बेसिकली लॉफुल बिजनेस ही करोगे यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, इनोवेशन। इनोवेशन का क्या मतलब है, मतलब कुछ ना कुछ नया लेके आना, कुछ अलग तरीके से बनाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि हमने ऑरेंज खरीदे और ऑरेंजेस ही बेच दिए, तो हम लोग एक बिजनेसमैन हुए। बट ऑरेंज खरीदे, ऑरेंज से ऑरेंज जूस बनाया और उसको सेल करा, तो पर्पस हल हुआ सामने वाले का, टाइम बचा, मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो इनोवेशन है ना, कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ नया है, तो आप एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक जो एंटरप्रेन्योर है वो असेंबल करेगा, इकट्ठा करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो यहाँ पे मेनली वो प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज्ड वे में करता है। रिस्क टेकिंग, देखो कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर रिस्क होगा ही होगा। अब भाई रिस्क है तो इश्क है, रिस्क नहीं तो कुछ नहीं, रिस्क तो जरूरी है ना। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की क्यों जरूरत है हमारे देश को, या हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स की क्या नीड है, इससे क्या क्या होता है। तो देखो सबसे पहले होता है हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हमारे देश में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, बड़े बड़े बिजनेस बनते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। तो हमारे देश को इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, सो दैट मल्टीपल इनकम जनरेट हो पाए। देखो अगर गवर्नमेंट कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ, तो उससे क्या होगा, अगर सरकार ने कोई इन्वेस्टमेंट करी, सपोज सरकार ने कोई बड़ा हाईवे बनाने का सोचा, तो उससे क्या होगा, सरकार क्या खरीदेगी, बहुत सारा सामान खरीदेगी, सरिया खरीदेगी, सीमेंट खरीदेगी, रेत खरीदेगी, साइड में टाइल्स खरीदेगी। तो बहुत सारा पैसा उन लोगों के पास जाएगा जिनसे खरीदेगी, उनके पास जाएगा, तो आगे वो आटा खरीदेंगे, दाल खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे, बच्चों की स्कूल की फीस भरेंगे, शूज खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, घर के लिए टीवी, कुछ ऐसी चीज खरीदेंगे। तो एक इन्वेस्टमेंट से कितने लोगों का पेट भरता है, कितने लोगों तक पैसा पहुंचता है, कितने लोगों का भला होता है। तो एक इन्वेस्टमेंट से मैनी फोल्ड इनकम जनरेट होती है। तो यहां पे जब एंटरप्रेन्योरशिप होती है तो बिजनेस होते हैं बड़े बड़े, तो कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्वेस्टमेंट तो होगा ही ना देश में। एंटरप्रेन्योर मोबिलाइज द आइडियल सेविंग्स ऑफ द पब्लिक। आइडियल सेविंग का मतलब है कि आपकी सेविंग जो है खाली पड़ी हुई थी, आपका पैसा पड़ा हुआ था, वो पब्लिक की जो सेविंग है उसको यूज करता है। उससे क्या होगा, प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, अच्छे से यूज होंगे रिसोर्सेज, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा जिससे ग्रोथ होगी। ठीक है। नंबर 2, इंप्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब पर पर्सन इनकम भी बढ़ती है। अब ये काम करेगा, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगा, बहुत सारे लोग इसके अंडर काम करेंगे, तो यहाँ पे लोगों की पर पर्सन इनकम, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन इनकम बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ज्यादा लोगों को काम मिलता है, ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं और ग्रो करते हैं। नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जॉब करते हो तो आपने बस खुद को स्टेबल कर लिया। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप कई परिवारों को काम दोगे, बिजनेस दोगे। नेक्स्ट आता है जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स। ये लगभग सेम ही पॉइंट है। एवरी न्यू बिजनेस क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर सप्लायर्स ऑफ इनपुट्स, है ना, उसके साथ साथ मार्केटर्स ऑफ आउटपुट्स। फॉर एग्जांपल एक पेन मैन्युफैक्चरर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा रिफिल के लिए, और होलसेलर रिटेलर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के लिए। तो इनपुट्स जो प्रोवाइड करेंगे उनके लिए भी बिजनेस, जो आउटपुट देंगे उनके लिए भी बिजनेस। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। हमारे देश की एफिशिएंसी इंप्रूव कर देते हैं, मतलब ज्यादा आउटपुट बना के देते हैं एंटरप्रेन्योर्स यूजिंग देयर क्रिएटिविटी, यूजिंग देयर इनोवेशन, और देश आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्या आता है, इंक्रीजिंग द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब एरिया एंड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, वो कोई भी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए करी जाती है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर के आने से क्या होगा, वो एरिया बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ नया लेके आएगा, कुछ नई चीज जनरेट करेगा, कोई नई प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आजकल तो हमारे देश में वैसे इतना ट्रेंड है, शार्क टैंक जैसे शोज कितने पॉपुलर हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आई मस्ट सजेस्ट देखना चाहिए। ज्ञान बढ़ता है, बिजनेस कैसे होता है पता चलता है। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखने का नजरिया बदल गया है, एक विजन बड़ा हो गया है, चीजें ग्रो हो रही हैं, है ना। तो ये होता है हमारे पास इंक्रीजिंग द स्पेक्ट्रम एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो अब हम इस एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। बस आपको अपने वर्ड्स में इसको एक स्टोरी के फॉर्म में समझना है और फिर लिखना है। तो एंटरप्रेन्योर की शुरुआत कहां से होती है, देखो एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत होती है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है खुद को जानना कि क्या आप सच में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, क्या आप सच में बिजनेस करना चाहते हो, क्या आप सच में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख पा रहे हो, आप मार्केट को समझ पा रहे हो, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। एक बार हो गया, फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो कि वो अपॉर्चुनिटी कहां है,
कहां से आप पैसा बना सकते हो, कहां पे आप कुछ नया खड़ा कर सकते हो, कहां पे आप लोगों की मदद कर सकते हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। नेक्स्ट इज इवैल्यूएट करो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज। अब देखो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी आएंगी, आइडेंटिफाई कर लेने से कुछ नहीं होगा, अब आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि किसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव्स हैं और किसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव्स हैं। तो पॉजिटिव्स जिसमें सबसे ज्यादा हैं वो देखो, उसको अच्छे से इवैल्यूएट करो एंड देन असेसमेंट करो। असेसमेंट का मतलब बस अब शुरू हो जाओ कि कौन सा बिजनेस आइडिया आपको बेस्ट लगा, उसको सेलेक्ट करो और उस पर काम करना शुरू करो। अब बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से लाओगे? बैंक से ले सकते हो, किसी फ्रेंड से ले सकते हो, किसी इन्वेस्टर से मांग सकते हो। तो अब आपको सोचना है कि फंड कहां से आएगा, उसको बोलते हैं रेजिंग ऑफ स्टार्टअप कैपिटल। फंड आ गया, फिर आपका बिजनेस वेंचर लॉन्च हो जाएगा, बिजनेस चालू हो जाएगा। उसके बाद ग्रोथ ढूंढो, फटाफट से बिजनेस शुरू हो गया तो ग्रो करो, ग्रो करने के बाद हार्वेस्ट, हार्वेस्ट करने के बाद अब उसके प्रॉफिट्स रीप करो, मजा लो, उसको जनरेट करो, पैसा कमाओ। तो सबसे पहले क्या करना है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना। बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली, ढूंढने के बाद इवैल्यूएशन हो गया, इवैल्यूएशन का मतलब प्रॉपर डीप स्टडी हो गई। उसके बाद असेसमेंट होगा कि वो सही भी है, फिजिबल भी है हमारे लिए करना, है ना। फिर पैसा चाहिए आपको, स्टार्टअप कैपिटल लेके आओ। उसके बाद वेंचर लॉन्च कर दो, लॉन्च करने के बाद आपको ग्रोथ ढूंढनी है, ग्रोथ के बाद बस बाद हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट का मतलब रीप करो उसके बेनिफिट्स को। अब हमारा वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप वाला चीज खत्म हो जाता है बच्चे, हमारा स्टार्ट होने जा रहा है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया बेसिकली क्या है? स्टार्टअप इंडिया एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में लोग स्टार्टअप्स करें, अपने बिजनेस करें, रादर देन जॉब एम्प्लॉयमेंट, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं। यानी किसी और पे काम पे डिपेंडेंट ना हो, अपने लिए खुद काम बनाएं। यही तो चाइना ने किया था। चाइना कैसे आगे निकला? उसने हर चीज प्रोडक्शन अपने पास इतनी बढ़ा दी, आज चाइना पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है। चाइना इतना पावरफुल है। रीजन क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, बिजनेस बहुत तगड़ा करता है। तो क्या है स्टार्टअप इंडिया? स्टार्टअप कंपनी इज एन एंटरप्रेन्योर वेंचर विच इज टिपिकली अ न्यू इमर्ज्ड बिजनेस। सबसे पहले स्टार्टअप कौन होगा, किसको स्टार्टअप कहेंगे? जो एक वेरी न्यू वेंचर है, बिल्कुल नया नया अभी रजिस्टर्ड हुआ है और अपने शुरू के 7 साल के ऑपरेशंस में है, मतलब इनिशियल 7 ईयर्स ऑफ बिजनेस तक हम उस पर्टिकुलर कंपनी को स्टार्टअप बुलाते हैं। ठीक है। स्टार्टअप्स इज डिफाइंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP याद रखना, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्टार्टअप मीन्स कोई भी एंटिटी जो कि हमारे देश में रजिस्टर्ड है, यानी इनकॉर्पोरेटेड है, अप टू अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। अगर वो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में है तो 10 साल। ये पॉइंट याद रखना और एग्जाम में लिख के भी आने हैं कि जो भी कंपनी हमारे देश में रजिस्टर्ड है, इनिशियल 7 ईयर्स तक वो स्टार्टअप कहलाएगी, और अगर वो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में है तो फिर वो 10 साल तक स्टार्टअप कहलाएगी। ठीक है। होती क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पार्टनरशिप फर्म और अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और उस स्टार्टअप का एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 25 करोड़ से ज्यादा हो गया फिर वो स्टार्टअप नहीं रहेगा, फिर तो वो बड़ी कंपनी है यार, है ना। अच्छा जी, कोई भी स्टार्टअप कब नहीं रहेगा? या तो वो 7 साल से आगे बड़ा हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी में है तो 10 साल से बड़ा हो जाएगा, या उसका टर्नओवर किसी भी साल में 25 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। क्यों प्रमोट कर रही है सरकार स्टार्टअप्स को? गवर्नमेंट क्यों ऐसे बिजनेसेस को प्रमोट कर रही है? इसमें आपको ना इतना बड़ा बड़ा लिख के आने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली मेजर की पॉइंट्स लिख के आने हैं। जैसे सबसे पहला, ताकि एक कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो पाए हमारे देश में, एक पर्टिकुलर नए तरीके की हो पाए, एक नए तरीके की रे डेवलप हो, जिसमें गवर्नमेंट ये चाहता है कि हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं रादर देन वेज एम्प्लॉयमेंट। हम अपने लिए खुद से प्रोडक्शन करें, हम अपने लिए खुद से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज डेवलप करें और हम और भी लोगों को काम दें। मैंने आपको बोला ना कि अगर आप जॉब करते हो तो आप खुद स्टेबल हो जाते हो, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो तो कई सारी फैमिलीज को आप रन करते हो, आप चलाते हो। दूसरा पर्पस क्या है? गवर्नमेंट अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहती है यूथ में। किस रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड द सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड प्रेस्टीज अटैच्ड इन बीइंग एज एन एंटरप्रेन्योर, टू स्टिमुलेट द एजुकेटेड यूथ। गवर्नमेंट हमारे देश की एजुकेटेड, आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपके सिलेबस में क्यों डाला गया? ताकि यूथ बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो पाए, समझ में आए उसको कि बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए एज वेल एज यूथ के लिए। ठीक है, कि उसको समझ में आए कि ये एक आइडियल, प्रॉफिटेबल और प्रैक्टिसेबल करियर है। अच्छी असिस्टेंस मिल पाए,
एंटरप्रेन्योर्स को उनके इनिशियल स्टेजेस में, उसके साथ साथ डेवलपमेंट हो पाए एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रास रूट लेवल से ही, और हमारे देश में बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़े स्टार्टअप्स, बड़े से बड़े एक तरीके से इंडस्ट्री सेटअप हो पाए। दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग ऑल दिस। ठीक है, ये आपको 5 पॉइंट्स मेजर लिख के आने हैं अगर आए तो। नेक्स्ट क्या होता है? स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव क्या है? ये एक स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट हेल्प कर रही है हमारे नए बिजनेसमैन को, यंग बिजनेसमैन को, कि वो आगे बढ़ें और अपना वेंचर आगे बढ़ाएं। उनको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा। सरकार ने इसके लिए क्या करा है? सबसे पहले प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर दिया है। किस चीज का प्रोसीजर सर? रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, यानी कि एंट्री का प्रोसीजर, और साथ साथ एग्जिट का भी। अगर आपको लगता है कि आप नहीं इसमें सक्सेसफुल हो पा रहे या बिजनेस आपके लिए नहीं बना, आपको जॉब करनी है, तो आप एग्जिट भी इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसीजर सिंप्लीफाई करे गए। स्टार्टअप हब इंडिया बनाया गया। स्टार्टअप हब इंडिया एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें एक नया एंटरप्रेन्योर बहुत सारे अदर एंटरप्रेन्योर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है, अपने आइडियाज शेयर कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूछ सकता है, और साथ में मिलकर वो लोग ग्रो कर सकते हैं, मतलब नेटवर्क कर सकते हैं। याद रखना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। बिजनेस में एक नियम है, अगर आप भी बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो मैं अपने दूसरे चैनल दैट इज रजत अरोड़ा टॉक्स पे बहुत प्रैक्टिकल चीजें अपलोड करता हूं, करियर ऑप्शंस को लेके, बिजनेसेस को लेके, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करना, आपको काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारी उम्र है, हमारा यूथ ही है जो देश को बहुत आगे लेके जा सकता है। और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट करो यार, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टअप हब इंडिया मैंने बताया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप काफी कुछ अच्छा कर सकते हो। लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैक पेटेंट एग्जामिनेशन। पेटेंट क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हम पेटेंट पढ़ने वाले हैं कि अगर आपका कोई आइडिया है आप उसको अपने नाम से रजिस्टर कर सकते हो, आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो काफी फास्ट ट्रैकिंग एक एग्जामिनेशन बनाया गया जिसके थ्रू आपका फटाफट आप रजिस्टर हो जाओगे और आपका आइडिया आपका ही रहने वाला है। ठीक है, इजी एग्जिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और टैक्स एग्जेम्पशन। टैक्स एग्जेम्पशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इनिशियल ईयर्स में आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं करेगी, इवन 3 साल तक भी आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा अगर आप स्टार्टअप में आ रहे हो। ठीक है, वेज टू फंड स्टार्टअप, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वेज टू फंड स्टार्टअप का मतलब है कि अगर आपको पैसा चाहिए आपके बिजनेस के लिए, आपके स्टार्टअप के लिए, तो पैसा कहां से आने वाला है? तो वेज टू फंड स्टार्टअप में अगर आप खुद ही पैसा लगाते हो, आप अपना पैसा खुद लगा रहे हो, उसको हम बूटस्ट्रैपिंग बोलते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है? सेल्फ स्टार्टिंग अ बिजनेस विदाउट एक्सटर्नल हेल्प और कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल बेटा प्राइवेट इक्विटी है। प्राइवेट इक्विटी का मतलब कुछ फर्म्स हैं, कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम ही ये है कि वो आपके वेंचर में पैसा लगाते हैं, उनको हम वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आपने एक बिजनेस सेटअप करा, इनिशियल स्टेज में नहीं, जो इनिशियल में लगाते हैं उनको तो हम सीड फंडिंग बोलते हैं, वो भी आगे आने वाला है। ये एंजल इन्वेस्टर आ गया, जो आपके लिए एक एंजल बन के आया, उसको हम एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं, वो अकेला इंसान। लेकिन अगर पूरी फर्म है, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो मिलके आपके यहाँ पैसा लगाएंगे और आपको बहुत बड़ा अमाउंट देंगे, उसको हम वेंचर कैपिटल बोलते हैं। तो बूटस्ट्रैपिंग हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया, एंजल इन्वेस्टर हो गया। उसके बाद हमारे पास फंडिंग फ्रॉम बैंक्स, आप बैंक से ले सकते हो फंडिंग। सरकार, कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं, इनको हम गवर्नमेंट ग्रांट्स बोलते हैं। स्टार्टअप स्कीम में भी, स्टार्टअप इंडिया स्कीम में भी गवर्नमेंट ग्रांट देती है 20 लाख 25 लाख रुपए तक का, जो जिसमें कि आप वो पैसा यूज कर सकते हो, बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। उसके साथ साथ हमारे पास स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स होते हैं। एक्सेलरेटर्स कौन से होते हैं? देखो, एक्सेलरेटर हम लोग बोलते हैं फिक्स टर्म ग्रुप बेस्ड प्रोग्राम्स। बहुत सारे ग्रुप बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, यानी पूरे पूरे ग्रुप्स होते हैं जो प्रोग्राम्स रन करते हैं, जिसमें सीड इन्वेस्टमेंट, सीड किसको बोलते हैं? बीज को। यानी आपका बिजनेस अभी बहुत छोटे स्टेज पे है, एक तरीके से बीज है, उसको ग्रो करने के लिए आपको पैसा देंगे, कनेक्शंस देंगे, मेंटोरशिप देंगे, एजुकेशनल कंपोनेंट्स देंगे, आपकी मदद करेंगे हर तरीके से ग्रो करने के लिए। उनको हम स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स, इंक्यूबेटर्स बोलते हैं। ठीक है, मेन बात, ये आपसे कोई हिस्सा नहीं लेते, दे यूजुअली डोंट टेक इक्विटी एंड फोकस ऑन बायोटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट सेंट्रिक कंपनीज। ठीक हो गया जी। मेनली आपको पता होना चाहिए बूटस्ट्रैपिंग क्या है, अगर आपने खुद पैसा लगाया। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होती हैं? जो फर्म्स होती हैं। एंजल इन्वेस्टर, जो आपके बिजनेस में शुरू से पैसा लगाती हैं। स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स, ये बेसिकली इनका काम स्टार्टअप्स को एक्सेलरेट करना है, ग्रोथ दिखाना है। फंडिंग फ्रॉम बैंक्स, आप बैंक से ले सकते हो। और उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट या गवर्नमेंट ग्रांट्स तो होते ही हैं। तो ये सब तरीके हैं जहां से आपको पैसा मिल सकता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसको हम बोल रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, या व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखो,
कोई भी ऐसी चीज जो किसी इंसान ने अपने इंटेलेक्ट से, अपने माइंड से खुद डेवलप करी है, उससे पहले वो इस दुनिया में एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। यानी कोई पर्टिकुलर गाना बनाया, कोई पर्टिकुलर डायलॉग बनाया, कोई पर्टिकुलर किताब लिखी, कोई पर्टिकुलर जैसे कोविड का वैक्सीन बनाया, कोई भी ऐसी चीज जो आज से पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और किसी ने खुद इन्वेंट करी है, खुद डेवलप करी है, खुद बनाई है, उसको हम उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अब उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वो कोई और चोरी ना कर ले, कोई और उसकी परमिशन के बिना यूज ना कर ले, तो उसके पास अधिकार होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को बेचने का, उस प्रॉपर्टी को यूज करवाने का किसी और से। तो जब वो उसको अपने नाम से रजिस्टर करा लेता है अंडर वेरियस लॉज, हमारे इंडियन लेजिस्लेशन में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जहां पे आप अपने खुद को ब्रांड को, आप खुद के अपने कोई सिंबल को, साइन को, लोगो को रजिस्टर करा सकते हो। लोगो मतलब सिंबल, मैं लोगो मतलब पीपल की बात नहीं कर रहा, लोगो इज साइन। जैसे नाइकी का वो टिक है ना, प्यूमा का अलग सिग्नेचर है, साइन है, तो उनको उन्होंने रजिस्टर कराया हुआ अपने नाम से ताकि कॉपी ना हो पाए, कोई और ना यूज कर पाए, तो वो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उनके लिए एसेट है वो, है ना। तो क्या है देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स कोई भी इंटेंजिबल क्रिएशन जो ह्यूमन इंटेलेक्ट से बना है, इंसान के दिमाग से बना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनकम्पासेस टू टाइप्स ऑफ राइट्स, दो प्रकार के राइट्स होते हैं। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स किस पे होते हैं? ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क का मतलब क्या है? कोई भी साइन, कोई भी सिंबल। पेटेंट, पेटेंट यूजुअली आइडिया का होता है कि आपने पेटेंट करा लिया, कोई आपने नया एक्सपेरिमेंट करा, कोई आपने नया मेडिसिन प्रोड्यूस करा, वो पेटेंट हो जाता है। डेजिग्नेशन हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गए। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट रिटन मटेरियल का होता है, जैसे किताब, आपकी किताब पे कॉपीराइट सी बना होता है, गोला बना होता है उसके ऊपर, है ना। उसके बाद इट इंक्लूड्स इंटेंजिबल क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड प्राइमरली एनकम्पासेस कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। इसके अंदर मेनली तीन ही आते हैं, क्या क्या? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। कॉपीराइट रिटन मटेरियल का होता है, मैंने आपको बताया। पेटेंट यूजुअली कोई आइडिया, कोई फॉर्मूला, कोई डिजाइन, है ना। ट्रेडमार्क यूजुअली सिंबल्स, ठीक है। मोर ओवर आर्टिस्टिक वर्क्स जैसे कि म्यूजिक, लिटरेचर, कोई वर्ड है, कोई इन्वेंशन है, कोई भी ऐसी चीज आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी, परफेक्ट है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्यों जरूरी है, मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इट्स सिर्फ दो दो तीन तीन पॉइंट्स याद करना, दैट इज सफिशिएंट। क्या है इससे? एक तो नया ट्रेंड सेटिंग इन्वेंशन रीडिंग चल जाएगा, यानी लोग नई नई चीजें सोचने से पहले डरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन्हें पता होगा कि अगर उन्होंने कोई चीज बनाई है तो वो चोरी नहीं होगी, वो उन्हीं का एसेट बनेगी, उन्हीं को मदद करेगी वो फर्दर पैसा कमाने में भी। तो एक क्या आएगा हमारे पास? एक नया ट्रेंड सेटिंग इन्वेंशन आ जाएंगे, जिसमें कि एक पूरा शिफ्ट हो जाएगा प्रेजेंट अप्रोच में, मतलब लोग सोचते हैं ना तो आगे बढ़ेंगे। ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन की तरीके से काम करेगा, किसके लिए? इन्वेंटर के लिए, ऑथर के लिए, क्रिएटर के लिए, जिसने भी वो चीज बनाई है, कि उसको पता है कि यार इससे मुझे काफी रिकॉग्निशन मिल सकता है मेरे काम के लिए, इससे फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं इन्वेंटर को, कि उससे वो पैसा भी कमा सकता है, उसकी परमिशन के बिना कोई यूज नहीं करेगा, यूज करेगा तो उसके पैसे देगा। तो ये तीन पॉइंट सफिशिएंट है। ये एक्ट अगर आपको याद करना हो तो कर लेना, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, बस ट्रिप्स याद रख लेना। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम, ये ट्रिप्स की फुल फॉर्म होती है, आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो लिख देना, बाकी तीन पॉइंट इज सफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास? टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लीगल हो सकती हैं, यानी लॉ के बिहाफ पे हो सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल हो सकती है, टेक्नोलॉजी तो हो ही सकती है, या कोई बिजनेस और इकोनॉमिक्स वाली चीज हो सकती है, दैट दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस हेडिंग हेडिंग पढ़ लो। कितने प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? या तो लीगल होगी, या टेक्नोलॉजी होगी, या बिजनेस इकोनॉमिक्स होगी, ठीक है। अब क्या क्या होता है बस हमें ये देखना है और हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। देखो हमारे पास क्या क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, मेनली कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट ही आता है, बट फिर भी ये टोटल होते हैं। देखो सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, बेसिकली ये चिप्स हैं, वो बहुत सारी सेमी आपने रिमोट में देखी होगी, आपने एसी में देखी होगी, सेमीकंडक्टर, चिप्स, इस तरीके की चीजें आपने सुना भी होगा कि ये चिप शॉर्ट है, इलेक्ट्रिकल चीजों में होती हैं ये। तो ये भी बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसको लोग बचा के रखते हैं, ठीक है। प्लांट वेराइटी, प्लांट वेराइटी अलग अलग तरीके के प्लांट्स, अलग अलग तरीके के, इवन फ्लावर्स, फ्लावर्स का भी होता है, फ्लोरल भी होता है, ये जो अलग अलग कंट्रीज में ही पाए जाते हैं, वो भी उनकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कोई और उसको वहां से लेके जाएगा तो उसको पे करना पड़ेगा उसके लिए। डिजाइंस, डिजाइन तो आप समझते ही हो, कोई भी सिंबल है,
कोई भी साइन है, कोई भी नया डिज़ाइन है, वो इसमें आ जाता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल मतलब ये लोकेशन बेस्ड होते हैं, लोकेशन बेस्ड, जैसे नागपुर का ऑरेंज हो गया, है ना, नागपुर का ऑरेंज हो गया, कश्मीर के एप्पल्स हो गए, बोलते हैं ना कश्मीरी एप्पल्स, कश्मीर के एप्पल्स हो गए, बनारसी पान हो गए, बनारस की साड़ी हो गई, या इस तरीके की कोई चीज़ है। आपके यहाँ क्या पॉपुलर है, ऐसा कुछ है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ऐसा कोई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क मैंने आपको बता दिया। ट्रेडमार्क बेसिकली वो प्यूमा का साइन हो गया, या नाइकी का साइन हो गया, या एडिडास का साइन हो गया, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ बेसिकली जो उनका ट्रेड का मार्क है। मार्क मतलब साइन है जिसकी मदद से वो व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं। कॉपीराइट यूजुअली रिटर्न मटेरियल का होता है। रिटर्न मटेरियल जैसे आपकी बुक्स वगैरह का कॉपीराइट होता है, या मेरी वीडियो कोई चुराएगा तो उसको कॉपीराइट दे सकता हूं मैं, क्योंकि वो मेरा कंटेंट है ना, तो कोई कॉपी नहीं कर सकता मेरे बिना परमिशन के। सिमिलरली पेटेंट, आइडियाज का, एक्सपेरिमेंट्स का, वो आप पेटेंट करा सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, ये सब वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। दो दो लाइन इनकी आप तैयार कर सकते हो, एग्जाम्पल्स मैंने सारे लिख दिए, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन, प्लांट वैरायटी, सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, लेआउट, डिजाइंस। तो ये था गाइस हमारे पास स्मॉल बिजनेस, हमने वन शॉट में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपकी काफ़ी मदद होगी और आप बहुत अच्छे से तैयार कर पाओगे। कल हम आगे अगले टॉपिक्स करेंगे, मैंने शेड्यूल दिया हुआ है 20 डेज प्लान, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं और सब बहुत अच्छे से करते जा रहे हैं। स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलता हूं मैं आपके नेक्स्ट क्लास में, टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो। वीडियो लाइक जरूर करना, लाइक करना मत भूला करो, मोटिवेशन बना रहना चाहिए। शेयर करना सभी दोस्तों तक, और कोई दिक्कत आए तो कॉमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।